नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास से एस.के. पांडे जी की पुस्तक से यूरोपीय कंपनियों का आवागमन पढ़ा रही थी। और आज मैं आप लोगों को इस लेसन से पुर्तगीजों का आवागमन तो करा चुकी हूँ और डच रीड कराने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग डच रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगीजों के बाद डच ही भारत आए। 1595 से 96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांडम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। और 1595 ईस्वी और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम BOC वेरिनिग्द उस्त इंडियस कंपनी था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुसार ही कंपनी का संचालन करता था। कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। ओम प्रकाश, जो डच व्यापार के विषय पर विशेषज्ञ माने जाते हैं, के अनुसार प्रारंभिक चरण में डच मूल रूप से काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का वह प्रमुख केंद्र बन गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगीजों से अम्बायाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। लंदन और दी हैग, हॉलैंड की राजधानी में हुए सम्मेलनों 1611 ईस्वी और 1613 से 1615 ईस्वी के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच 1619 ईस्वी में एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई, किंतु इस वर्ष के बाद ही फिर शत्रुता प्रारंभ हो गई। 1623 ईस्वी में अम्बायाना में 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया। इस अम्बायाना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू किया। डचों का भारत में व्यापारिक केंद्र सिमटने लगा और पूर्व एशिया में बैटेविया में केंद्रित हो गया। डच नौसेना नायक बादेर हेंग सूरत एवं मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरी डच फैक्ट्री को पेटोपोली निजामपट्टनम में स्थापित किया गया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पगौड़ा डाले। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एवं 1641 ईस्वी में बीमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में सन 1627 ईस्वी में की गई। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चीनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों को भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिली थी। चीनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई। कोचीन के मुठा शासक से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पुड़ाकड़ और
कांगनूर के बीच के क्षेत्र में काली मिर्च का एकाधिकार। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 31.2% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौज और बेनगुरला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से निर्यात किए जाते थे। माल के स्तर को बनाए रखने तथा निम्न कोटि के माल की सप्लाई को रोकने के लिए 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। ओम प्रकाश के अनुसार यह प्रयास आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के प्रारंभ की दृष्टि से उल्लेखनीय था। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में नील, मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा एवं नमक, गंगा घाटी से अफीम और बंगाल का कच्चा रेशम था। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेडरा बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया है, जिसमें नेगापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डच कंपनी के साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने औसत रूप से 18% लाभांश दिया था। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तो थैंक यू।